नमस्कार दोस्तों, एग्जाम टॉपर्स अड्डा में आपका स्वागत है। पॉलिटी की सीरीज के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है भारत का राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों, शायद ही भारत का आज कोई ऐसा नागरिक होगा जो इस तस्वीर से अनभिज्ञ होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही पहचाना। यह तस्वीर है हमारे 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की, जिन्होंने 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ ली। तो दोस्तों, 25 जुलाई डेट इंपॉर्टेंट है। 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी ने शपथ ली। द्रौपदी मुर्मू जी स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति मुर्मू देश की पहले आदिवासी राष्ट्रपति हैं तथा वह संथाल जनजाति से संबंधित हैं। दोस्तों, वो संथाल जनजाति से संबंधित हैं, इससे क्वेश्चन बन सकता है। बात करेंगे भारत राष्ट्रपति से संबंधित राज्य व्यवस्था के अंतर्गत, इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत जो जो मुख्य तथ्य हैं। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। दोस्तों, अनुच्छेद 54 इसके अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल को व्याख्यात किया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल के अंतर्गत संसद व विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों यहाँ पर कि यहाँ पर निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। साथ ही साथ 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं को भी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल कर लिया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य तथा विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेंगे। दोस्तों, आते हैं अनुच्छेद 55 पर, राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत पद्धति से होता है। एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत पद्धति है क्या? तो इसको दोस्तों सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम भी बोलते हैं। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के अंतर्गत दोस्तों क्या होता है, एक वोटर एक वोट के माध्यम से सभी उम्मीदवारों को वोट करता है। एक वोटर एक वोट के माध्यम से सभी उम्मीदवारों को वोट करता है। वो अपनी प्रथम प्राथमिकता, द्वितीय प्राथमिकता और तृतीय प्राथमिकता के आधार पर, वह उसकी पहली पसंद ए है, दूसरी पसंद बी है, तीसरी पसंद सी है। दोस्तों यहाँ जानेंगे जैसे कि 3 उम्मीदवार हैं ए बी सी। एक ने तीनों को वोट किया, ए बी सी अलग अलग प्राथमिकता के आधार पर। उसने प्रथम प्राथमिकता ए रखी, द्वितीय 2 बी और तृतीय सी। इसी तरह वोटर 2 है, वो भी एक ही वोट करेगा परंतु अलग अलग प्राथमिकता आधार पर। मान लीजिए उसकी प्रथम प्राथमिकता बी है, द्वितीय प्राथमिकता द्वितीय पसंद ए है और तृतीय पसंद सी है। जैसे अब तीसरा वोटर है जिसकी प्रथम प्राथमिकता मान लीजिए बी है, द्वितीय प्राथमिकता सी है और तृतीय प्राथमिकता ए है। तो दोस्तों इस आधार पर यह वोटिंग होती है। अब एक उम्मीदवार सभी एक वोटर एक वोट के माध्यम से सभी उम्मीदवारों को वोट कर रहा है। यहाँ पर देखिए, इसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। अब दोस्तों उम्मीदवारों की वोटों की गिनती की चर्चा करते हैं। तो जानेंगे कि वोटों की गिनती किस प्रकार से होती है और निर्वाचित व्यक्ति कैसे चुना जाता है, विजेता कैसे चुना जाता है। तो 50% प्लस 1 वोट जिस व्यक्ति को प्राप्त हो जाएंगे प्रथम प्राथमिकता के आधार पर, फर्स्ट प्रायोरिटी के आधार पर, वह विजय घोषित कर दिया जाएगा। दोस्तों मान लीजिए ये एक वोट इनका है, बी वोट इनका है, यानी कि बी के पास ज्यादा वोट आ गए हैं। तो दोस्तों इसी प्रथम प्राथमिकता के आधार पर वोटों की गिनती होती है और कोई भी उम्मीदवार यदि 50% प्लस 1 वोट प्राप्त कर देता है तो वह विजय घोषित हो जाता है। परंतु यदि ऐसा नहीं होता है कि प्रथम प्राथमिकता के आधार पर कोई व्यक्ति 50% प्लस 1 वोट मूल्य प्राप्त कर ले, तो फिर क्या होगा? तो दोस्तों जिस उम्मीदवार को सबसे कम प्रथम प्राथमिकता के वोट मिले हैं उसके वोटों को हटा दिया जाएगा। उसके वोटों को, प्रथम प्राथमिकता वाले वोटों को हटा दिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए प्रथम प्राथमिकता के आधार पर सी को वोट नहीं मिला है तो सी के वोट, प्रथम प्राथमिकता वाले वोट हटा दिए जाएंगे। अब सी की द्वितीय प्राथमिकता वाले वोट काउंट किए जाएंगे। सी की द्वितीय प्राथमिकता जिस वोटर ने सी को प्रथम प्राथमिकता दी थी उसने उसी वोट में द्वितीय प्राथमिकता पर भी किसी को रखा होगा, तो उसकी वो द्वितीय प्राथमिकता वाले वोट जो होंगे वो सभी उम्मीदवारों को एज अ प्रथम प्राथमिकता ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। एज अ प्रथम प्राथमिकता वो वोट, सेकंड प्राथमिकता वाले वोट सी के, प्रथम प्राथमिकता वाले वोट एज अ बी और बी को, यानी कि अन्य व्यक्तियों को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अब पुनः वो जो जोड़े गए वोट हैं और पूर्व के प्रथम प्राथमिकता के वोट और जो अभी सेकंड प्राथमिकता सी की जो वोट आए हैं, जो इसमें प्रथम प्राथमिकता के तहत जोड़ दिए गए हैं, इनको फिर से गिना जाएगा एज अ प्रथम प्राथमिकता के तौर पर। और यदि इस बार यह आंकड़ा 50% प्लस 1 वोट कोई पा लेता है तो वह उम्मीदवार राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है। दोस्तों जानेंगे वीवी गिरी जो दूसरी वरीयता से जीतने वाले राष्ट्रपति, भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। आइए दोस्तों जान लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में एमपी और एमएलए के मत मूल्यों के बारे में। जैसे कि आम चुनाव में होता है हमारे यहाँ मत मूल्य प्रत्येक व्यक्ति का एक वोट होता है, परंतु जो राष्ट्रपति का चुनाव है उसमें एमएलए और एमपी का जो मत मूल्य होता है वह वैल्यूज होती है, वो एक वोट नहीं होता, उसके अंतर्गत उसकी वोट वैल्यूज होती है। तो जानते हैं वोट वैल्यू क्या होती है दोस्तों? जैसे कि एक एमएलए की वोट वैल्यू है टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट अपॉन टोटल एमएलएज अपॉन 1000। तो दोस्तों इसको निकालने की प्रक्रिया क्या है? तो दोस्तों पहले हमें जानना होगा जो टोटल पॉपुलेशन है वह किस सन के आधार पर ली गई है। तो दोस्तों जो यह पॉपुलेशन है वह 1971 की जनसंख्या के आधार पर ली गई है।
1971 की जनसंख्या के आधार पर। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं यूपी की 1971 में जनसंख्या थी 8 करोड़ 38 लाख, लगभग 8 करोड़ 38 लाख, 8.83 CR। इस जब एमएलए कितने थे यूपी के? 403 एमएलए थे। अब इसको इस वैल्यू को 1000 से भाग करा देंगे, 1000 से डिवाइड करा देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वही यूपी के एक एमएलए की वोट वैल्यू होगी, लगभग 208 आएगी। तो यहाँ एक यूपी के एक एमएलए की वोट वैल्यू है। इसी तरह से अन्य राज्यों के एमएलए की वोट वैल्यू होती है, जैसे कि एमपी के एमएलए की वोट वैल्यू अन्य राज्यों के एमएलए की वोट वैल्यू होती है। सभी राज्यों की एमएलए की वोट वैल्यू अलग अलग होती है। एमएलए की वोट वैल्यू सभी राज्यों के एमएलए की अलग अलग होती है। जैसे कि अब बात करेंगे एमपी के वोट वैल्यूज की, तो एक एमपी के वोट वैल्यू को निकालने का तरीका है, जितने भी टोटल नंबर ऑफ वोट्स होते हैं एमएलएस के, जितने भी टोटल नंबर ऑफ वोट वैल्यू होती है एमएलएस की, उनको टोटल नंबर ऑफ एमपी से डिवाइड कर दिया जाता है। टोटल नंबर ऑफ एमपी का मतलब होता है लोकसभा के एमपी और साथ ही साथ राज्यसभा के एमपी, इनको जोड़ करके इसे ये टोटल इसे डिवाइड कर दिया जाता है। बात करें एक एमपी का मत मूल्य जो होगा वही सभी एमपी का मत मूल्य होता है, जबकि एक राज्य के एमएलए का मत मूल्य दूसरे राज्य के एमएलए के मत मूल्य से अलग होता है, जबकि एक एमपी का मत मूल्य चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का समान होता है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों की जांच तथा फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। आगे चलते हैं। भारत में राष्ट्रपति बनने की योग्यता, वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष या उससे अधिक हो, वह किसी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो, साथ ही साथ उसमें लोकसभा सदस्य बनने की योग्यताएं भी हो। अनुच्छेद 57 कहता है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए भी भारत में पात्र होता है, यानी कि कोई भी उम्मीदवार, कोई भी राष्ट्रपति, वह कितने बार भी राष्ट्रपति रह सकता है। अनुच्छेद 7 राष्ट्रपति पद की शपथ। राष्ट्रपति पद की शपथ के बारे में अनुच्छेद 60 में दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यदि किसी कारणवश अनुपस्थित हैं तो सर्वोच्च न्यायालय के किसी वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा यह शपथ दिलाई जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा यह शपथ दिलाई जा सकती है। आगे चलेंगे। राष्ट्रपति का कार्यकाल। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का है, परंतु किसी कारणवश अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, या फिर राष्ट्रपति स्वयं से अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंप देता है तो वह अपने पद से मुक्त हो सकता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपेगा, साथ ही साथ उपराष्ट्रपति इसकी तुरंत सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। दोस्तों अनुच्छेद 61 को समझ लेते हैं। अनुच्छेद 61 महाभियोग से संबंधित है। महाभियोग प्रक्रिया संसद की अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है। दोस्तों संसद में यह प्रक्रिया किसी भी सदन में, या फिर लोकसभा या फिर राज्यसभा, किसी भी सदन में लाई जा सकती है। इसके तहत सदन का 1/4 सदस्यों के द्वारा कोई प्रस्ताव सदन में पेश किया जाता है तथा साथ ही साथ 14 दिन की पूर्व सूचना राष्ट्रपति को दी जाती है। उसके पश्चात यह प्रस्ताव सदन में रखा जाता है और सदन में इस प्रस्ताव के प्रति वोटिंग होती है। दोस्तों यदि सदन के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित हो जाता है, विशेष बहुमत से प्रस्ताव प्रत्येक सदन में पारित हो जाता है, तो राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। आइए राष्ट्रपति की शक्तियों पर चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों को हमने विधायी शक्तियां, कार्यकारी शक्तियां व न्यायिक शक्तियों में बांटा हुआ है। तो देखते हैं विधायी शक्तियों को। यहाँ पर अनुच्छेद 79 राष्ट्रपति संसद या व्यवस्थापिका का अभिन्न अंग है। संसद के 3 अंग राज्यसभा, लोकसभा तथा राष्ट्रपति। अनुच्छेद 82 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत करता है, सत्रावसान करता है और लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। अनुच्छेद 99 इसके अंतर्गत राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है। प्रोटेम स्पीकर नई लोकसभा से चुना हुआ व्यक्ति होता है जो सभी सदस्यों को शपथ दिलाता है। अनुच्छेद 108 संसद के संयुक्त बैठक को बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को है, जबकि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में पेश होता है और धन विधेयक प्रमाणित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को होता है। राष्ट्रपति की कार्यकारी संबंधी शक्तियां देखेंगे। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 76 महान्यायवादियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 148 नियंत्रक व महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 148 है कैग। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। विभिन्न राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है। अनुच्छेद 280 राष्ट्रीय वित्त आयोग की नियुक्ति
राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य होते हैं तथा विभिन्न उच्चायुक्तों व विदेशों में राजदूत की नियुक्ति करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास ही होता है। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करता है। साथ ही साथ राष्ट्रपति विधिक सलाह भी उच्चतम न्यायालय से प्राप्त कर सकता है अनुच्छेद 143 के तहत, परंतु न्यायालय की यह सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को दोषी सिद्ध किए गए व्यक्ति को उसको माफ करने का अधिकार है। जानते हैं अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की जो शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं वह किस प्रकार की हैं? तो लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंबन, क्षमा, 5 प्रकार की शक्तियां हैं राष्ट्रपति को क्षमादान की। जिसके अंतर्गत लघुकरण की अगर हम बात करें, लघुकरण के अंतर्गत सजा के प्रकार को परिवर्तित किया जा सकता है, यानी कि सजा के टाइप को, सजा की प्रकृति को परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे कि मृत्युदंड के स्थान पर आजीवन कारावास या कठोर कारावास किया जा सकता है। बात करें परिहार की, तो दोस्तों परिहार के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ सजा का समय परिवर्तित किया जा सकता है, सजा के समय को कम किया जा सकता है, जैसे कि 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष का कठोर कारावास किया जा सकता है। जबकि विराम की बात करते हैं दोस्तों, तो विशेष परिस्थितियों में सजा को रोका जा सकता है, जैसे कि महिलाओं की गर्भावस्था आदि में सजा को कम किया जा सकता है विशेष परिस्थितियों में। बात करें प्रविलंबन में दोस्तों किसी दंड को कुछ समय के लिए टाला जा सकता है, जिसके तहत वह व्यक्ति अपनी अपील आदि प्रक्रिया कर सके। क्षमा दोस्तों, क्षमा का अर्थ यहाँ पर होगा पूर्णतः माफ कर देना। उसको इस प्रकार से राष्ट्रपति माफ करता है कि उसने जैसे पूर्व में कोई अपराध किया ना हो, पूर्ण रूप से मुक्त किया जाता है क्षमा में। संविधान के अनुच्छेद 161 के द्वारा यही शक्ति राज्य के राज्यपाल को प्राप्त होती है। कुछ सीमित शक्तियां हैं राज्य के राज्यपाल के पास, इन्हें हम बाद में राज्यपाल में समझेंगे। यहाँ पर जानेंगे राष्ट्रपति संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 72, इसके तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 123, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। दोस्तों यदि संसद के सदन नहीं चल रहे हो, उस समय किन्हीं कारण से कानून लाना अपरिहार्य हो चुका हो, तो राष्ट्रपति अध्यादेश के माध्यम से कोई कानून ला सकता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर। जबकि यह कानून की मैक्सिमम अवधि 6 माह होती है। संसद के सत्र जारी होने पर इसको 6 सप्ताह के अंदर दोनों सदनों से पास कराया जाता है, वरना यह अध्यादेश डिसॉल्व हो जाता है। अनुच्छेद 124 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश व सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 216 के तहत किसी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में राष्ट्रपति वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। अनुच्छेद 360 के तहत भारत या उसके किसी राज्य क्षेत्र में किसी भाग में वित्तीय संकट की दशा में वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों पर भी चर्चा करेंगे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, सबसे कम कार्यकाल तक ये राष्ट्रपति रहे, प्रथम अल्पसंख्यक जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। साथ ही साथ इनके मृत्यु होने के पश्चात वीवी गिरी जी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए थे। बाद में वीवी गिरी जी के इस्तीफे देने के पश्चात पुनः कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में एम हिदायतुल्लाह जी की नियुक्ति हुई थी। एम हिदायतुल्लाह एक ऐसे वरिष्ठ न्यायाधीश, एक ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया था। दोस्तों वीवी गिरी की बात करेंगे, जिनको दूसरी वरीयता से जीतने वाले राष्ट्रपति बने थे। जो दूसरी वरीयता से जीतने वाले राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो वीवी गिरी। बात करेंगे नीलम संजीव रेड्डी जी की, जो प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी जी चुने गए थे। साथ ही साथ सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति भी यह रहे हैं और लोकसभा अध्यक्ष भी यह रह चुके हैं। आज बात करेंगे ज्ञानी जैल सिंह। 1986 में इनको पॉकेट वीटो के लिए याद किया जाता है। इन्होंने डाक एवं तार संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। आगे चलेंगे के.आर. नारायण जी, जो कि भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति रहे हैं, जबकि प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति रही है।